नमस्कार। आज हम बात करेंगे नगरीकरण पर। माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज बरेली, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप कुछ किताबें लिख लीजिए। जैसे किताब अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से लिखी गई है। रणविंदर सिंह संधू जी ने लिखी, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में प्रोफेसर हैं, जिसमें डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के जो अध्ययन हुए हैं उनको डिटेल में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा एक इंडियन सोसाइटी एस दुबे, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ अर्बन स्टडीज़ सुजाता पटेल का अध्ययन है, उसका अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा नगरीय समाजशास्त्र पे एक किताब है हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ की राम कंवल पांडे जी की, जिस किताब का अवलोकन किया जा सकता है। बात नगरीकरण पे हम करना चाह रहे हैं आज। नगरीकरण के संदर्भ में बात करने से पहले थोड़ा सा अर्बन को समझने का प्रयास करें कि नगर क्या है, नगरीय दृष्टिकोण क्या है। अर्बन वर्ड अर्ब से मिलकर बना है, यानी अर्ब से निकला है। अर्ब्स का मतलब रोमन नगर के संदर्भ में कहा जाता था। अर्बन यानी जो गांव नहीं है, एक तरह से गांव का उल्टा। इस तरह से अर्बन का दृष्टिकोण हम अगर देखते हैं तो कुछ बातों के आधार पर समझ सकते हैं। नगर क्या है, जो दो बिंदु हैं। एक तो नगर पालिका क्षेत्र, निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित कस्बा क्षेत्र समिति। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है वहाँ की जनसंख्या 5000 या अधिक, 75% लोग गैर कृषि कार्य करते हों और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हों। इसके साथ साथ अगर हम नगरीकरण के बारे में बात करें उससे पहले ये भी देखें कि अगर हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जहाँ पर नगर जैसी व्यवस्था विद्यमान थी, यानी वहाँ पर नगर थे खुदाई में। हालांकि हमको 5000 से 10000 वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं नगरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। इसके साथ अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे देखते हैं तो इतिहास को हम 3 भागों में देख सकते हैं। प्रारंभ से 1206, 1206 से 1757 और 1757 से अब तक 3 रूपों में हमको इतिहास दिखाई पड़ता है। इन तीनों रूपों में हमको नगर का जो दृष्टिकोण दिखाई दिया उसमें बदलाव होता रहा, परिवर्तन होता रहा। इसके साथ साथ अगर हम इसको औपनिवेशिक आधार पर देखें तो पूर्व औपनिवेशिक काल और साथ में उत्तर औपनिवेशिक काल। इन तीनों औपनिवेशिक कालों में हमको जो दृष्टिकोण दिखाई देता है, नगरों में परिवर्तन हुआ, नगर का परिवर्तित रूप आया। लेकिन इतने परिवर्तन के बावजूद भी नगरीकरण की वो स्पीड नहीं आई जो कि वास्तव में होनी चाहिए, जबकि संसार के अनेक स्थानों पर नगरीकरण तेजी से हुआ। जैसा कि हमने जिक्र किया था औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 1750 से 1850 के बीच में जो कि इंग्लैंड में हुई क्रांति, उसी तरह से फ्रांस की क्रांति हुई। उसके पश्चात इन देशों में और साथ में आसपास के देशों में, ज़्यादातर कंट्रीज़ में तेज़ी से नगरीकरण हुआ। लेकिन भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया उतनी तेज़ नहीं हुई जितनी कि दूसरे देशों में हुई। अगर हम बात करते हैं 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास होने के बावजूद हमको नगरीकरण की स्पीड में कुछ कमी दिखाई पड़ी। अगर हम 20वीं शताब्दी के प्रवेश करते हैं तो भारत में का केवल 10वां हिस्सा ही नगरीकरण के रूप में दिखाई पड़ता है, नगरीकृत दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता के समय लगभग 6वां हिस्सा नगरीकृत था, अर्थात थोड़ी सी वृद्धि हुई। 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में यानी 10.85 से लेकर 17.22% तक हम लोग शहरी हो गए थे, यानी परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। दूसरी ओर नगरीय आबादी में 2.5 गुना वृद्धि हुई थी, अर्थात 25 मिलियन से ये 62 मिलियन हो गई थी। 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था उसमें सामान्य रूप से विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत में नगरीकरण का युग था। इस अवधि में 17.22 से 27.78 हो गया था। यानी ये डाटा हमको काफ़ी हद तक उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी जो इग्नू की बुकलेट्स हैं उसमें भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है, जिसमें का अध्ययन आप कर सकते हैं। यानी इस अवधि में 17.2 से 27.78% हुआ था और ये 62 मिलियन से 285 मिलियन हो गया था। अगर हम ये देखते हैं कि इस समय तक 2001 में हमारे पास 285 मिलियन नगरवासी थे, यानी जिसमें से हम जो 35 महानगरों में, इसके साथ साथ 35 महानगर थे। महानगर इसको कहते हैं जिसमें 10 लाख की पॉपुलेशन होती है मिनिमम।
इसके साथ साथ 2011 के डाटा हम देखते हैं तो वहाँ पर हमको करीब 45 से 46 महानगर दिखाई पड़ते हैं, यानी लगातार ये संख्या बढ़ रही थी। लेकिन फिर वही बात कही जाती, ये स्पीड बहुत तेज नहीं थी। आमतौर पर सहमति यह है कि नगरीकरण के संदर्भ में यह एक जटिल सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसका वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी क्रांति से निकट का संबंध है, और यह आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी, प्रकृति को प्रभावित करने वाले समाज के जीवन के सभी पहलुओं पर इसका वर्धमान प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है, ये एक तरह से सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें समाज का भी दृष्टिकोण है, अर्थ का भी दृष्टिकोण है, साथ में वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए उनका भी बहुत बड़ा महत्व देखा जाता है। प्रौद्योगिकी क्रांति का जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ है उसका भी एक दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लोग गांवों से शहरों की तरफ आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक विद्वान की बात करें, यूएल पिवोवारोव ने नगरीकरण की अवधारणा को दो हिस्सों में समझने की बात कही है। एक हिस्सा तो जो संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ क्या है, नगरीय विकास तथा समाज के जीवन में कस्बों नगर का बढ़ता हुआ महत्व, मतलब लोगों को समझ में आने लगा कि कस्बों में जाने से, नगर में जाने से उनका कुछ भला हो सकता है। दूसरी तरफ व्यापक अर्थों में नगरीकरण अनेक पक्षी सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक तरह से नगरीकरण की समस्या का समाधान इन खासकर विद्वान पिवोवारोव के इस सोच से कुछ क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में ये समझने का प्रयास किया क्या हो सकता है नगरीकरण का दृष्टिकोण। इसमें बीएस कोरेव ने नगरीकरण का प्रयोग प्रथम उपागम के लिए करते हैं। कस्बों, विशेषकर बड़े और बहुत ही बड़े नगरों की बढ़ती हुई संख्या, देश में और विश्व की आबादी में नगरीय आबादी के हिस्से में वृद्धि, मतलब कहने का लगातार हो रही कस्बों की वृद्धि, नगरों की वृद्धि, विश्व के अनेक स्थानों की वृद्धि, इसके आधार पर भी इसको समझा जा सकता है। 1880 से 1960 के बीच विश्व की कुल नगरीय आबादी 3% से 33% हो गई। मतलब नगरीय जनसंख्या का लगातार बढ़ना ये नगरीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जा सकता है। यानी इन 80 सालों में 3% से 33% बढ़ी, जबकि बड़े नगरों में 1.7% से बढ़कर 20% हो गई। जो बड़े नगर हम जिसको मेट्रोपॉलिटन शहर कह सकते हैं वो 20% तक हो गई 1.7 से। इस समय विश्व की आधी से अधिक आबादी नगरीय है। अगर हम वर्तमान में भी देखते हैं तो 50% से अधिक आबादी नगरीय दिखाई पड़ती है। उस आधार पर भारत बहुत पिछड़ा है। अगर हम 2011 का डाटा भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हम 35% 36% के आसपास नगरीय थे। वो ठीक है कि 2021 के डाटा अगर हमारे पास आता है तो हम हो सकता है 40% के आसपास पहुँच जाए नगरीय, लेकिन उस आधार पर विश्व स्तर पर हम नगरीकरण के संदर्भ में हम अभी पिछड़े हुए हैं। एक तरह से देखा जाए नगरीकरण का स्तर धीमा है किंतु नगरीय विकास तीव्र हो रहा है। नगरीकरण का स्तर धीमा यानी लोग नगरों में आ रहे हैं लेकिन उतनी स्पीड नहीं है। लेकिन साथ में जो नगर हैं उनका डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, उनका नगर का विकास हो रहा है, वहाँ अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छी सुविधाएं आ रही हैं। तो नगरीय आबादी की वृद्धि का एक तरह से ये चीज़ वृद्धि का एक दृष्टिकोण देखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करें, विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर परिभाषित किया जो गया है उसके आधार पर समझने का प्रयास करें, इसमें बर्जेल साहब का दृष्टिकोण भी समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहना चाहिए। यानी गांव का रूप चेंज होकर नगरों में बदल जाए, जो गांव थे पहले वो नगरों में बदल जाए, ये जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है इसको हम नगरीकरण कह सकते हैं। इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी एक तरह से इस प्रक्रिया में गांव का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि पहले वो कृषि पर आधारित था, धीरे धीरे वहाँ पर उद्योग धंधे हो जाते हैं, बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आता है, जो और साथ में वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी उस स्थान पर आ जाते हैं उस गांव में, और एक तरह से वो कस्बा का रूप ले लेता है, धीरे धीरे वो और शहरी क्षेत्र में डेवलप हो जाता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है ठीक उसी अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी गाँव की जनसंख्या में लगातार कमी हो जाती है और शहर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कह सकते हैं। बर्जेल साहब आगे भी कहते हैं,
नगरीकरण एक प्रक्रिया के रूप में और नगरवाद एक देश या परिस्थितियों के पुंज के रूप में समझ सकते हैं। यानी नगरीकरण तो एक प्रक्रिया है, जबकि नगरवाद एक देश या परिस्थितियों का पुंज, उस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तो नगरीकरण का जो संदर्भ है वो नगरवाद से अलग है, परिस्थितियों का पुंज है, या कहा जाए जीवन जीने की एक शैली है। इसी तरह से अगर हम एंडरसन की बात करें, एंडरसन व ईश्वरन की बात करें, जिन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, नगरीकरण से प्रायः नगरीय विकास का अर्थ लगाया जाता है। मतलब जो नगरीय विकास है उसके संदर्भ में इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस रूप में नगरीकरण का अर्थ व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों से गैर कृषि क्षेत्रों में जाकर बस जाना है। जो बात बर्जेल साहब ने कही लगभग वैसी ही बात इन्होंने भी कही। इन्होंने बस ये कह दिया कि नगरीय विकास का अर्थ लगाया जा सकता है, नगरीय डेवलपमेंट का अर्थ लगाया जा सकता है। इस रूप में नगरीकरण का अर्थ मतलब व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्रों, इन्होंने औद्योगिक शब्द जोड़ दिया, यानी उद्योगिक की तरफ अगर गांव के लोग जा रहे हैं तो वो भी नगरीकरण है। कृषि क्षेत्रों से गैर कृषि क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पर कृषि नहीं होती, तो गैर कृषि क्षेत्र का मतलब तो वही है जहाँ पर जो शहर है, तो शहरों की तरफ जाना एक तरह से नगरीकरण है। यहाँ पर हम जीएस घुरिया साहब की जो बात भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी नगरों पर काफ़ी काम किया है। नगरीकरण का तात्पर्य गांव से लोगों का शहरों में आना है तथा उनके आने से शहर में आने वाले उनके परिवारों व उनके साथियों पर पड़ने वाले प्रभावों से है। मतलब कहने का लोगों का गांव से शहर में आना है, अकेले आना है, परिवार के साथ आना है, और परिवार पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में और उनके साथियों पर पड़ने वाले प्रभाव से है। अतः नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव से शहर में आने पर लोगों के मूल्यों में, उनके दृष्टिकोणों में, उनकी जीवन पद्धति में परिवर्तन है। ऐसा जीएस घुरिया साहब कहते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर जीएस घुरिया साहब का जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि नगरीकरण का मतलब है लोगों का गांव से शहरों में आना, और शहरों में जब आएंगे तो उन पर शहर का प्रभाव पड़ेगा, वो शहर के लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे उनके इस प्रक्रिया से उनके मूल्यों में चेंजेस आएगा, उनके दृष्टिकोणों में चेंज आएगा, उनकी सोच में चेंज आएगा, उनके व्यवहारों में चेंज आएगा। इन सब चेंजेस को हम नगरीकरण के संदर्भ में समझ सकते हैं। केएल शर्मा ने इसको इस तरह से भी समझाने का प्रयास किया। इंडियन सोसाइटी में नगरीकरण एक चक्रीय रूप में कार्य करता है। लोग गांव से शहर आते हैं, शहर में आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, ये लगातार चक्र चलता रहता है, और धीरे धीरे गांव भी शहर बनते चल जाते हैं। तो ये चक्रीय रूप में भी इसको समझा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नगरवाद की, जो बात की थी, नगरवाद एक जीवन शैली है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। इस तरह से हम नगरीकरण के संदर्भ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम इसके कुछ फैक्टर्स को भी समझें, नगरीकरण के फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें एक फैक्टर्स है आर्थिक का। आर्थिक फैक्टर है, आर्थिक कारक है जिसमें व्यक्ति गांव में रहकर बहुत सारी गतिविधियां नहीं कर सकता, आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकता है, कुछ ही लिमिटेड गतिविधियां करता है, लेकिन उसको लगता है कि शहरों में जाकर वो अनेक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां कर सकता है, उससे उसको फायदा होगा। उन डिफरेंट गतिविधियों को करने से, उन आर्थिक डिफरेंट गतिविधियों को करने से उसका कुछ लाभ होगा, इसलिए वो शहरों की तरफ मूव करता है, शहरों की तरफ जाता है। वो छोटा बिजनेस कर सकता है, बड़ा बिजनेस कर सकता है, अपने मनपसंद का बिजनेस कर सकता है। इस तरह से वो आर्थिक गतिविधियों में अधिक शामिल हो सकता है, जबकि वहाँ गाँव में रहकर लिमिटेड चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ उच्च रोजगार की सुविधाएँ, अगर हम यहाँ देखते हैं शहरों की तरफ, तो वहाँ पर बड़े से बड़े रोजगार मिल सकते हैं, बड़ी बिजनेस कर सकता है जो कि गांव में नहीं कर सकता है। तो रोजगार का जो उच्च दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, उसके कारण भी वो शहरों में जाना चाहता है। इसके साथ साथ अधिक धन प्राप्त करने के लिए भी, क्योंकि गांव में तो लिमिटेड पैसा है, लेकिन शहरों में उसको ज़्यादा पैसे का लालच भी उसको शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए वो शहरों की तरफ जाता है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि उसको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। उन सुविधाओं को प्राप्त करने के आधार पर भी वो जाना चाहता है, मूव करता है, कि जो सुविधाएं उसको गांव में नहीं मिल सकती, छोटे शहरों में नहीं मिल सकती, इसलिए गांव से शहरों में जाता है, शहरों से बड़े शहरों में जाता है, बड़े शहरों से और बड़े शहरों में जाता है। यानी वो केवल अच्छी सुविधाओं के लिए एडवांस सिटी की तरफ जाना चाहता है। इसके साथ साथ रोजगार की ज़्यादा संभावना है। लिमिटेड रोजगार छोटे शहरों में है या गाँव में लिमिटेड रोजगार है, लेकिन रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा है।
वहाँ पर अनेक तरह के रोजगार हैं, ये काम नहीं तो ये काम मिल जाएगा, ये काम नहीं तो ये काम मिल जाएगा। यही कारण है कि काफ़ी मजदूर बिहार के क्षेत्रों से मुंबई के क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार की ज़्यादा संभावना है। दिल्ली की तरफ जाते हैं, चेन्नई की तरफ जाते हैं, बेंगलोर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, रोजगार की ज़्यादा संभावना। कुछ ना कुछ व्यक्ति कर लेगा। वो बात अलग है कि वर्तमान समय में कोरोना संकट के कारण लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन रोजगार की संभावनाएं होंगी तो फिर से जाएंगे। तो जहां पर रोजगार की, लेकिन अगर रोजगार की संभावनाएं उनके प्रदेश में होने लगी तो फिर वो वहीं रह जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर भी रोजगार की संभावनाएं होती आदमी उस तरफ मूव करता है। इसके साथ साथ अच्छी आय प्राप्त, उच्च आय प्राप्त, अच्छी आय जहां पर होगी, अच्छी इनकम होगी, आदमी वहीं पर जाना चाहेगा। जहाँ कम इनकम होगी वहाँ नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान समय में लोग छोटी छोटी कंपनियों को छोड़ के बड़ी कंपनियों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इनकम मिलती है। उनके पास एक्सपीरियंस रहता है तो वो बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं। वो बड़ी फैक्ट्री कहाँ होती है? छोटे शहरों में नहीं होती, बड़े शहरों में होती है। इसलिए व्यक्ति का केवल गाँव से नगरों की तरफ जानी, बल्कि नगरों से महानगरों की तरफ जाना भी नगरीकरण का दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इस तरह से शिक्षा की सुविधाएं जहाँ अधिक होती है वहाँ पर मूव करता है व्यक्ति। जो सुविधाएं छोटे गांव में नहीं हो सकती, छोटे शहरों में नहीं हो सकती, इसलिए जहाँ पर भी अच्छी सुविधाएं होंगी, जहाँ पर एक तरह से मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है, BA-BSc कर सकता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, व्यक्ति उस स्थान पर मूव करता है। इसके साथ साथ उच्च श्रेणी की सुविधाएं, हाई लेवल की जो चीज़ें मिलती हैं वो बड़े बड़े शहरों में होती है। जहाँ पर उच्च श्रेणी की सुविधाएं होती हैं, उन श्रेणी की सुविधाओं को लेने के लिए व्यक्ति गांव से शहरों की तरफ जाता है, क्योंकि वो सुविधाएं गांव में नहीं मिल सकती। इसकी तरह मेडिकल की फैसिलिटीज़ को लेकर भी हम कह सकते हैं, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, उन मेडिकल की फैसिलिटी के संदर्भ में भी व्यक्ति गांव छोड़ के शहर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज करने के लिए उसको बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। और यही कारण है कि शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि बहुत सारे पिछड़े हुए क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए व्यक्ति उस स्थान पर मूव करता है। संचार की सुविधाओं के कारण भी अगर हम बात करें, गांव में फ़ोन वगैरह बहुत अच्छे नहीं चलते हैं, एक तरह से संचार में 3G 4G की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क वगैरह जैसे शहरों में हमको 5G तक की सुविधाएं मिलती हैं। तो संचार की सुविधाएं जहां बहुत अच्छी हैं, आदमी उस स्थान पर भी मूव करता है। जीवन जीने में गुणवत्ता, क्वालिटी लिविंग, जहाँ पर क्वालिटी लिविंग है, जहाँ पर बहुत अच्छी जीवन जीने की चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कॉलोनीज हैं, जहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर PVRs हैं, साथ में स्विमिंग पूल्स हैं, क्लब्स हैं, व्यक्ति उस स्थान पर ज़्यादा चाहता है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी लिविंग है। व्यक्ति को एक तरह से ऐश्वर्यमय जिंदगी जीने का दृष्टिकोण मिलता है। इसके साथ साथ अच्छी यातायात की सुविधाएँ हैं, वहाँ ओला उबेर है, ये सुविधाएँ हैं। व्यक्ति जहाँ जब फ़ोन करता है उसके पास वो सुविधाएं आ जाती है, उसके पास बस है, उसके पास अच्छी कार्स हैं, टैक्सीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पर ये सब सुविधाएं होती है, व्यक्ति उस स्थान पर जा जाता है। ये तो बात फैक्टर्स की। अब हम इसके कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को समझें, इसके सामाजिक प्रभाव को समझें। अर्बनाइजेशन के सामाजिक प्रभाव यानी नगरीकरण के कारण अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है फैमिली पर। फैमिली यानी परिवार का जो संयुक्त रूप टूट के न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाता है। परिवार के बहुत सारे कार्य चेंजेस हो जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि परिवार में दोनों व्यक्ति काम करने लगते हैं। और यही कारण है कि परिवार का जो रूप था, परिवार के बहुत सारे जो कार्य थे, वो कार्य बहुत सारी दूसरी संस्थाएं लेने लगती हैं। एक तरह से परिवार के जो फंक्शंस थे, उस फंक्शंस में नया रूप दिखाई पड़ता है। जो बड़े बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, वो सारे कहानी अब केवल टीवी के माध्यम से सुनी जाती हैं, क्रचेस के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग समाजीकरण की प्रक्रिया की जाती है। यानी एक तरह से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, फैमिली के जो फंक्शंस हैं, उसमें बदलाव आता है। ये नगरीकरण का एक प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि घर भी बहुत बड़े बड़े नहीं होते, घर छोटे होते हैं। छोटे पर घर में केवल न्यूक्लियर फैमिली ही रह सकती, बड़ी फैमिली नहीं रह सकती। इस कारण नगरों में फैमिली का जो स्वरूप है वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कास्ट, जाति व्यवस्था में के कई रूपों में चेंजेस दिखाई पड़ता है। जैसे जाति में एक अस्पृश्यता का जो दृष्टिकोण था, वो अस्पृश्यता का दृष्टिकोण धीरे धीरे शहरों में आके समाप्त होने लगता है, क्योंकि अस्पृश्यता का दृष्टिकोण गांव के संदर्भ में तो बहुत मजबूत आज भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन शहरों में वो चीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, बल्कि वो खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ परंपरागत कार्यों में भी परिवर्तन दिखाया जाता है। कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। वो बिजनेस का अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग
करने का मन है तो करे, नहीं तो वो दूसरा व्यवसाय भी कर सकता है जिसमें किसी तरह की सामाजिक रूप से कोई बंधन नहीं, रोक भी नहीं है। इसके अलावा जो जातिगत संस्कृति है उसमें भी दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई पड़ता है, उसमें भी चेंजेस दिखाई पड़ता है। शहर में आके वो शहरी संस्कृति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, गांव में रहकर वो जातिगत संस्कृति के हिसाब से देखता था, जो शहरों में बदलाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ती है, अंतर्जातीय विवाह होने लगते हैं शहरों में। अंतर्जातीय विवाह तो जबकि गाँव में रहते हुए कास्ट के एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति को अपनी कास्ट में मैरिज करनी पड़ती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में वो दूसरी कास्ट में मैरिज कर सकता है, जब जिस मैरिज करने का मन उसका होता है उससे मैरिज कर सकता है, यानी उसमें बदलाव कर सकता है। ये चीज़ शहरों में ज़्यादा दिखाई दी, ये नगरीकरण के फलस्वरूप ही दिखाई पड़ा है। जैसे जैसे एडवांस सिटी में जाता है वैसे वैसे उसमें ये चेंजेस दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें यानी शहरों में हम देखते हैं औरतों की स्थिति में सुधार हुआ, वो घूंघट में नहीं रहती, वो पढ़ने लिखने लगी, वो जॉब करने लगी है, वो उसकी बातों को सुना जाता है, उसके बारे में वेट दिया जाता है। वो मिलिट्री में चली गई, वो पुलिस में चली गई, वो ऑफिस पे जाने लगी है, वो ऑफिसर बन गई, वो मंत्री बन गई है, वो प्रधानमंत्री बन गई है, वो मुख्यमंत्री बन गई है। ये उसकी ये चेंजेस हुआ नगरीकरण के फलस्वरूप, क्योंकि उसके जो बंधन था, बंधन की दीवारें थी, वो सब समाप्त हो गई है। ये सब नगरीकरण के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी का जो चेंजेस है वो भी दिखाई पड़ता है। अब बात आती है स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण एक श्रेणीबद्ध स्थिति व्यवस्था का नाम है जिसमें समाज के व्यक्तियों की स्थिति ऊंची व नीची होती है। इस सामाजिक श्रेणी का आधार होता है व्यवसाय, आय, प्रजाति, जाति, वर्ग आदि। इन उच्च व निम्न स्तरों के मध्य सामाजिक जीवन में स्पष्ट एक तरह से देखा जाए स्पष्ट असमानता दिखाई पड़ती है। समाज में उच्च व निम्न श्रेणियों का निर्माण उनके मध्य धन, शक्ति, पद, स्थिति आदि के बंटवारों में समानता की पद्धति को स्तरीकरण कहते हैं। यानी ये चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं समान रूप से स्तरीकरण में। लेकिन शहरों में क्या होता है, व्यक्ति उच्च, निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के आधार पर कार्य करता है। वहां पर जातिगत संस्तरण नहीं, या जातिगत हम उसको एक तरह से स्तरीकरण का रूप नहीं देख सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं उच्च वर्ग के आधार पर स्तरीकरण का दृष्टिकोण देख सकते हैं। वो पूंजीवादी वर्ग हो सकता है, सरबराह वर्ग हो सकता है, उच्च वर्ग हो सकता है, मध्यम वर्ग हो सकता है, निम्न वर्ग हो सकता है। उस रूप में वहां पर उसके साथ स्तरीकरण का रूप देखा जा सकता है। नगरों में स्तरीकरण का आधार वर्ग है, न कि जाति है, न कि धर्म है। वहां पर चेंजेस है, उसमें बदलाव का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इस तरह से अगर हम देखें कि शहरों में फैक्ट्रीज दिखाई पड़ती हैं, ऑफिसेज दिखाई पड़ते हैं, तो फैक्ट्रीज में मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, चपरासी होते हैं, साथ में सफाई कर्मचारी होता है। यही ऑफिसेज में दिखाई पड़ते हैं। ये रूप, इस आधार पर स्तरीकरण का रूप होता है। अगर हम सोशल मोबिलिटी की बात करें, सामाजिक गतिशीलता की बात करें, तो सामाजिक गतिशीलता का रूप भी हमको शहरों में अधिक दिखाई पड़ता है। वहाँ पर मोबिलिटी है, लोग जो चाहें उस तरह से व्यवहार सकारात्मक रूप में से कर सकते हैं, जबकि गांव में बहुत सारे बंधन है। व्यक्ति नया नहीं सोच सकता, नया बदलाव नहीं कर सकता, नया बिजनेस चेंज नहीं कर सकता, नई तरह से सिस्टम को नहीं चला सकता। जो चला रहा है ट्रेडिशनल रूप में, उसी रूप में वो चलता रहना चाहता है। यानी क्योंकि सोसाइटी उसको रोकती है, ग्रामीण सोसाइटी उसको रोकती है, लेकिन शहरों में वो उसमें बदलाव आता है। ये कारण है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने स्तर में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, बदलाव कर सकता है, चेंज ला सकता है, जो कि गाँव में नहीं दिखाई पड़ता। इसके साथ ही एक बिंदु दिखाई पड़ता है जिसको हम समझ सकते हैं सामाजिक प्रभाव में, एथनिक डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन। जो नृजातीय विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है, जैसे हम कह सकते हैं शहर में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी व्यक्ति एक स्थान पर आता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी आता है, दक्षिण भारत का भी आता है, उत्तर भारत का भी आता है, और अनेक नृजातीय समूह जिसमें हम कह सकते हैं वो एक रेस से संबंधित भी हो सकता है, एक भाषा से संबंधित हो सकता है, एक क्षेत्रीय सोच से संबंधित भी हो सकता है। तो नृजातीयता में अनेक चीज़ें मिलकर एक नृजातीय समूह बनता है। वो नृजातीय समूह की एक सोच होती है जो एक स्थान पर रहती है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, और वो वहाँ पर रहकर आपस में उसमें विभिन्नताएं होते हुए भी एक तरह से उसमें सामुदायिक एकीकरण का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि बिहार का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो एक नृजातीय समूह कह सकते हैं,
वो जाता है मुंबई जॉब करने। मुंबई में वो अनेक लोगों के साथ मिलकर रहता है क्योंकि उसको वहाँ जॉब करनी है। इस तरह से उसमें सामुदायिक एकीकरण की भावना डेवलप होती है क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पर अकेले हैं, हम दूसरे समूह के साथ रहेंगे तो उससे हमारा सहयोग की भावना बढ़ेगी, हम यहाँ पर विकास कर सकते हैं। तो ये भी दृष्टिकोण नगरीकरण के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम नगरीय पड़ोस की बात करें, नगरीय पड़ोस धीरे धीरे नगरीकरण में समाप्त हो रहा है। पड़ोस का जो दृष्टिकोण है, जैसे जैसे नगर का एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे पड़ोस का दृष्टिकोण धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग अपने पड़ोसी के बारे में कब जानते हैं? छोटे शहरों में थोड़ा बहुत पड़ोस के बारे में जानते भी हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े शहरों में जाते हैं वैसे वैसे पड़ोसी के बारे में जानकारी कम होती है। मुंबई में जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी, उसका में उनके पड़ोसी को ही नहीं पता था कि पड़ोस में कोई आतंकवादी भी रहता है, क्योंकि किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो पड़ोसी से बात करे। और जैसे जैसे एडवांस शहर होता है वैसे वैसे वो दृष्टिकोण वहाँ पर और ज़्यादा दिखाई पड़ता है कि पड़ोस का कंसेप्ट धीरे धीरे, पड़ोसी का कंसेप्ट, जो सहयोग की बात आती है, जो भाईचारे की बातें आती, जो एक तरह से एक दूसरे से मतलब रखने की बात आती थी, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है एडवांसमेंट के साथ साथ। अगर हम शहरी राजनीति की बात करें तो शहरी राजनीति का जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से शहरी राजनीति का दृष्टिकोण बहुत अच्छा दृष्टिकोण इस रूप में है कि गांव में कुछ लिमिटेड वर्ग या लिमिटेड जातियों के लोगों को, लिमिटेड जाति के लोगों को ही महत्व दिया जाता है, जबकि बाकी लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। बाकी लोगों को विभिन्न तरह के कार्यों को करने से रोका जाता है, यानी राजनीति में प्रवेश करने से रोका जाता है। लेकिन जैसे जैसे नगरीकरण हुआ है वैसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, प्रत्येक जाति के व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त मिलता है। यानी वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है। इस आधार पर जो जातिगत भेद भारत के संदर्भ में या किसी दूसरे संदर्भ स्थान पर भी रहे होंगे उसमें बदलाव आता है, यानी राजनीति में चेंज आता है। एक तरह से वो स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़ सकता है। केवल उस बात पे ध्यान दिया जाता है किसने कितना सोशल वर्क किया, इसमें क्या योग्यता है, ये समाज में, हमारे देश की राजनीति में ऊपर उठ के हमारा कुछ सहयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं राजनीति का चेंजिंग दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। अब एक बिंदु हम कह सकते हैं सोशोलॉजिकल डायमेंशंस, इसके समाजशास्त्रीय आयाम क्या है अर्बनाइजेशंस के। एक तो इमिग्रेंट की बात आती है, आगंतुक की बात आती है, यानी जो प्रवासी लोग शहरों में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिसके व्यवहार एक डिफरेंट टाइप के व्यवहार रहते हैं, लेकिन वो शहरों में आता है, शहरी माहौल में रहता है, शहरी माहौल से प्रभावित होता है, शहरी लोगों को प्रभावित करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकता है समाजशास्त्रीय आधार पर, इसको समझने की जरूरत है। यानी किसी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप की सोच रहती है ना, डिफरेंट टाइप का दृष्टिकोण रहता है, वो डिफरेंट माहौल से आता है और नए माहौल में आकर वो एकदम से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे चूंकि उसको बिजनेस वहीं करना है, उसको नौकरी वहीं करनी है, उसको पढ़ाई वहीं करनी है। जैसे गांव से एक बच्चा पढ़ने आता है, पहले शहर आता है तो शुरुआत में कुछ बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसके पहनावे को लेकर, उसके बोलचाल को लेकर, उसके बैग्स को लेकर, लेकिन धीरे धीरे जब वो वहाँ रहने लगता है तो वहाँ के व्यवहारों को आत्मसात करने लगता है, वो लोगों को भी प्रभावित करता है, लोगों से प्रभावित होता है। धीरे धीरे जब वो कुछ दिनों बाद गाँव से, शहर से गाँव में आता है तो वो गांव के लोग को प्रभावित करता है, उसका जो ग्रामीण रूप धीरे धीरे से नगरीकरण की तरफ बढ़ता है। यानी नगरों का भी रूप तो चेंज होता है, साथ में शहरों गांव का रूप भी चेंज होता है उस व्यक्ति के वहां आने से। इस आधार पर, इस बिंदु के आधार पर भी नगरीकरण को समझा जा सकता है। कास्ट सिस्टम, जैसा कि अभी जिक्र किया था, कास्ट सिस्टम के रूप में भी चेंज आ जाता है। कास्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स कही जाती है, जो खंडात्मक विभाजन का दृष्टिकोण कहा जाता है, जो ऊंच नीच का दृष्टिकोण कहा जाता है, जो दोस्ती यारी का जो बात कही जाती है कि अपनी कास्ट में दोस्ती यारी करनी चाहिए, जो मैरिज का सिस्टम आता है, मैरिज का दृष्टिकोण आता है, उसमें भी बदलाव दिखाई पड़ता है। गांव में तो वो अपनी कास्ट में ही मैरिज करना, लेकिन शहरों में वो दूसरी कास्ट में भी मैरिज कर सकता है। कुछ धार्मिक और नागरिक नियोक्ताओं का जो दृष्टिकोण था है, जो सार्वजनिक स्थान का दृष्टिकोण, जैसे गांव में कुएं डिफरेंट कास्ट के लोग के आधार पर थे, तो शहरों में ऐसा नहीं है। वहाँ तो ढाबे में कास्ट पे बेस्ड ढाबे थोड़े ही हैं, या शहर में जो होटल्स हैं उस होटल्स में कास्ट पे बेस्ड थोड़े ही, उसमें बदलाव का दृष्टिकोण आता है। यानी एक तरह से खान पान का जो प्रतिबंध था, व्यवसाय का दृष्टिकोण, कोई भी कास्ट का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर खुली छूट है, वहाँ पर कोई भी किसी तरह का व्यवसाय कर सकता है, किसी तरह से रह सकता है, कास्ट के अकॉर्डिंग चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें बदलाव दिखाई पड़ता है। इसके साथ ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, हम गांव में हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बहुत ज़्यादा नहीं है।
कुछ लिमिटेड काम है, इसका काम है सामान बेचना, एक परचून की दुकान, उसमें सारे सामान मिल सकता है। लेकिन शहरों में एक डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें की दुकानें अलग अलग होती हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स, एक डॉक्टर होता है गांव में, वो सब तरह के इलाज करता है, पेट का भी इलाज, सबको एक दवाई दे देता है कि ये इतनी पी लेना, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरे ने कहा मेरे सिर में दर्द है, अरे तुम इतनी पी लेना। मतलब एक डॉक्टर सबका इलाज कर लेता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, पेट का डॉक्टर अलग है, आँख का डॉक्टर अलग है, हार्ट का अलग है, चेस्ट का अलग है, मुंह का अलग है, कान का अलग है, यानी जैसी प्रॉब्लम्स है उसके लिए अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। ये चीज़ें हमको देखने में मिलती हैं। तो उस आधार पर वहाँ पर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज अनेक डेवलप हैं। इस तरह से टीचर्स, डिग्री कॉलेज टीचर्स, बड़े टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर्स, इस तरह से कंप्यूटर टीचर्स, तरह तरह की कैटेगरीज इसमें भी डेवलप हो गई हैं। इस तरह से हम बिजनेस में भी, जैसा जिक्र किया हमने, इस चीज़ का बिजनेस, इस चीज़ का बिजनेस, तरह तरह की वैरायटीज़ के अलग अलग दुकानें हैं, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ भी हमको दिखाई पड़ती है। डिफरेंट टाइप के मार्केट्स हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ का ही मार्केट दिखाई पड़ता है। मतलब वहाँ पर अनेक तरह की ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जिसमें व्यक्ति काम करना चाहे उसके हिसाब से वो काम करता है। इसके साथ साथ फैमिली का जो संगठन है, वो उस रूप में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उसमें बदलाव दिखाई पड़ता है। बहुत सारे काम जो फैमिली करती थी पहले, फंक्शंस थे, वो उस चीज़ों में बदलाव दिखाए। वो फंक्शंस क्रचेस कर रहे हैं, वृद्धाश्रम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम बाहर से जोमेटो से फ़ोन कर दिया, वहाँ स्विगी से फ़ोन कर दिया, वहाँ से खाना बन के आ रहा है। मनोरंजन के लिए पीवीआर में चले गए। यानी फैमिली के बहुत सारे जो फंक्शंस थे वो उन चीज़ों में बदलाव दिखाई पड़ता है। नगरीकरण के संदर्भ में हम कह सकते हैं। पॉलिटिक्स का दृष्टिकोण हम अभी प्रस्तुत किया है। यानी पॉलिटिक्स अब नगरीकरण के फलस्वरूप इस बिंदु पर भी समाजशास्त्रीय आधार पर समझा जा सकता है कि पहले गांव में पॉलिटिक्स सीमित लोगों तक सीमित थी, अब वो चीज़ पूरे नगर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली हुई है। जो व्यक्ति राजनीति में भाग लेना चाहता है वो भाग ले सकता है, अगर उसमें कुछ इच्छा है, अगर उसमें कुछ योग्यता है, अगर उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। उसमें कास्ट नहीं बंधन है, उसमें धर्म नहीं बंधन है, उसमें प्रजाति नहीं बंधन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का है, अगर उसमें कुछ योग्यता है, अचीव क्या किया है, एस्क्रिप्शन पे नहीं, वहाँ प्रदत्त स्थिति पे नहीं, बल्कि वहाँ पर अर्जित स्थिति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रिलीजन का जो दृष्टिकोण गांव में दिखाई पड़ता है वो शहरों में नहीं है। शहरों में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी, हालांकि गांव में भी समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन फिर भी गांव भी उससे ऊपर नहीं उठे हैं। वहाँ धार्मिक आधार पर भेदभाव का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन शहरों में नहीं। एक ही कॉलोनी में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। बात अलग है कि हम शहरों में कुछ कॉलोनीज में देखते हैं कि वो हिंदू से बेस्ड कॉलोनी है, मुस्लिम से बेस्ड कॉलोनी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉलोनी में डिफरेंट धर्म के लोग वहाँ पर उस कॉलोनीज में रहते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ नेबरहुड रिलेशंस पे विशेष रूप से खासकर समाजशास्त्रीय आधार पर ध्यान देने की जरूरत है। पड़ोस, शहरों में ऐसे पड़ोस नहीं रहे जैसे पड़ोस हुआ करते थे। पड़ोसी के दुख दर्द के बारे में सोचते थे, पड़ोसी के जो कष्ट होता था उसके बारे में सोचते थे, उससे बात करते थे, आमने सामने बैठ के बात करते थे। अब पड़ोसी से बात न करके फेसबुक पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से चैटिंग कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी से नहीं बात कर रहे हैं। पड़ोस में कौन रहता है, इसके बारे में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे वो चीज़ें कम होती रहती हैं, वो चीज़ों में बदलाव दिखाई पड़ता है। यानी पड़ोस धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं नगरीकरण के फलस्वरूप। इसके साथ साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े से शहरों में मजबूत दिखाई देते हैं। अनेक ऐसे संगठन हैं तो तमाम तरह का इंतजाम करते हैं, तमाम तरह के एक्टिविटीज़ में लोग भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। जैसे अनेक तरह के एक्टिविटीज़, जैसे अनेक धार्मिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, अनेक कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसमें लोग आपस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सहयोग की भावना करते हैं। जैसे कोरोना संकट में अनेक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रहे हैं, लोगों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, लोग को के रहने का इंतजाम कर रहे हैं, क्वारंटीन करने के में मदद कर रहे हैं। तो ये अनेक तरह के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शहरों में काम कर रहे हैं जो उतने गांव में उतने नहीं दिखाई पड़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है शहरी क्षेत्रों में कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आ रही है शहरी क्षेत्रों में स्लम की।
किसकी प्रॉब्लम है? स्लम की प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी जो गंदी बस्तियों की प्रॉब्लम आ रही है। अगर धारावी की बात करें महाराष्ट्र के मुंबई में, वो एक विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया दिखाई पड़ता है, जिसमें अनेक तरह की परेशानियां, अनेक तरह की गंदगी, अनेक तरह के अपराध पनपते हैं, जो एक समाज के लिए एक अभिशाप है। कलकत्ता में देखते हैं, वहाँ पर भी एक स्लम है। बड़े बड़े महानगरों में ये स्लम डेवलप हो रहे हैं, जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अनेक स्लम का डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ हाउसिंग प्रॉब्लम, बड़े बड़े शहरों में नगरीकरण में हम रोजगार तो मिल जाते हैं, सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन आम इंसान के लिए घर नहीं मिलता। घर की प्रॉब्लम, अगर तनख्वाह किसी की 20,000, 30,000, 50,000 भी है तो उसके लिए मकान मिलना आसान कार्य नहीं, खासकर अपना मकान मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स पे अगर बात करें तो जो चेंजेस हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ रही नगरीकरण के कारण, हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का दृष्टिकोण का प्रभाव को दिखाई पड़ता है नगरीकरण के फलस्वरूप। अब हम एक छोटे गांव को, छोटे नगर को की बात नहीं करते, हम एक विश्व गांव की बात करने लगे हैं। पूरे विश्व को एक रूप में लेके चलने चढ़ते मानते हैं। हम केवल एक राष्ट्र की बात नहीं करते, हम एक विश्व की बात करते हैं, विश्व को एक नगर की बात करते हैं, अर्थात विश्व एक गांव है, एक समुदाय, इस संदर्भ में बात करते हैं, जिसने दूरियों को नज़दीकियों में बदलने का प्रयास किया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं मनुष्य के स्वभाव, एक अगर नगरीकरण की बात करें तो मनुष्य का जो नेचर है उसमें बदलाव आया है कि मनुष्य का नेचर एक तरह से मशीनीकृत हो गया है। वो मशीनी जो अपने साथियों से बात करता है वो मीडिया के थ्रू बात करता है, किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू बात करता है, फोन के थ्रू बात करता है। ये चेंजेस मनुष्य के स्वभाव में आया है। वर्गीय चेतना का विकास हाँ हुआ है, अपने वर्गों के प्रति हित के बारे में, वो केवल धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, वो जाति के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने वर्ग के लोग के प्रति ज़्यादा बात करता है, जिसके साथ वो नौकरी करता है, जिसके साथ वो रहता है, जो उनके स्टेटस का है। एक साथ साथ महिलाएं कामकाजी महिलाएं के रूप में परिचित थी, जो घरों में रहती थी, घर में सोचती, जिसके बारे में सुना नहीं जाता था, आज उसके बारे में सुना जा रहा है, उसका स्टेटस बढ़ा है, वो कामकाजी हुई है। इसके साथ नगरीय संस्कृति का विकास हुआ है, नगरीय क्लब का डेवलपमेंट हुआ है, क्लब बने हैं, अनेक तरह के ऐसे क्षेत्र बने हैं जिसमें नगरीय संस्कृति एक नए रूप में प्रस्तुत हुई है, नई तरह की प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। अभिनेता क्या पहनता है, अभिनेता किस चीज़ को सही मानता है, क्रिकेटर किसको सही मानते हैं, जो हमारे वीआईपीज हैं, जो बड़े लोग, वो क्या चीज़ प्रचारित करते हैं, वही चीज़ बेस्ट है, वही चीज़ को लोग पाना चाहते हैं। इसके साथ साथ संचार के साधनों में वृद्धि, ये और उन साधनों का प्रयोग करना चाहता है। आज इंटरनेट का बात, अगर आज गूगल मीट की बात करने लगा है, वो आज जूम मीटिंग की बात करने लगा है, आज जूम मीटिंग के जरिए मीटिंग करने लगा है। एक तरह से संचार के नए साधनों का प्रयोग करना वो अच्छा मानता है। इसके साथ साथ नए नए सेंसेशन की बात करता है। इस तरह से अनेक सारी नए आधुनिक प्रवृत्तियाँ आई हैं और इससे नगरीकरण का जो रूप हमारे सामने आता है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत भी नगरीकरण की तरफ जा रहा है। हो सकता है 2021 की जनगणना जो हमको 40% से अधिक नगरीकृत कर के रूप में सामने दिखाई पड़े। इस संदर्भ में आगे भी हम बात करेंगे।